नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। दिल्ली में बाइक पर तिरंगा लेकर निकले सांसद। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत ने चलाई मोटरसाइकिल। बिहार में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। याचिका में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। वोटर लिस्ट से जुड़े मसले पर संसद में गतिरोध कायम। दोनों सदन में आज खेल, खनिज और बंदरगाहों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर को भी बारिश ने भिगोया। और अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की समय सीमा 90 दिन के लिए बढ़ाई। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए हस्ताक्षर। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देशभक्ति के रंग को और गहरा करने के लिए इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गांव, कस्बों और शहरों में तिरंगे के रंग में लोग रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक पर तिरंगा लेकर रैली निकाली। संस्कृति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली भारत मंडपम से इंडिया गेट गोल चक्कर तक आयोजित की गई। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा एक ऐसी ताकत है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगे को मात्र देखने भर से ही लोगों के खून के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा देश के युवाओं को देश की आजादी के संघर्ष को याद दिलाने का काम करती है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगे को देखने मात्र से लोगों के मन में, रगों में खून बह के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन हजारों बलिदानियों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षार्थ अपने आप को इस माँ भारती की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने इस देश का सम्मान मान दुनिया भर में बढ़ाया। तिरंगा भारत के उस हर एक किसान की मेहनत का प्रतीक है। तिरंगा हर उस जवान की आकांक्षा का प्रतीक है। हर घर तिरंगा का मतलब ये है कि देश का आज़ादी हम जब पर्व मनाते हैं तो हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए और देश के विशेषकर युवाओं को ये याद दिलाते हैं कि देश का आज़ादी कितना मुश्किल से, कितना कुर्बानियां दे करके प्राप्त की है। क्या है कि आजकल बच्चे जो नहीं मालूम ना आज़ादी कितना मुश्किल से प्राप्त किए हैं, तो जोश दिलाना है, याद दिलाना है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। हर घर तिरंगा बाइक रैली दिल्ली के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची, जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि सांसदों से लेकर सेना तक सभी लोग बाइक रैली के माध्यम से अपनी देशभक्ति और अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं। जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस बार का 15 अगस्त बेहद खास है। आज हम सबने भारत मंडपम से बाइक यात्रा तिरंगा लिए हुए नेशनल स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो लगी है इंडिया गेट के सामने, वहां पे समापन किया। बहनों ने शामिल होकर के इसको सफल बनाया। जितने लोग शामिल हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा यात्रा में सेना के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सैनिकों से खास बात की डीडी न्यूज संवाददाता धीरज कुमार ने। दिल्ली की तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में हम देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं और क्या संदेश है इनसे हम जानते हैं। इस बार की तिरंगा यात्रा में क्या संदेश है? हमारा यही संदेश है पूरे भारतवर्ष से कि घर घर तिरंगा लहराना चाहिए और ये देश की आन और बान और शान है। इसके लिए हम जिंदा हैं और इसकी अपनी वतन की आन और बान और शान के लिए जीते हैं और हमेशा इसको समर्पित रहें और देश के साथ वफादारी और ईमानदारी से रहें। देश का आन बान शान और आपका हम लोग सब एक है, एकजुट होकर पूरा काम करेंगे। काफी संख्या में जवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। क्या मैसेज है तिरंगा यात्रा का? देखो, युवाओं को एक तरह से कहीं न कहीं क्रेज बढ़ रहा है और इससे क्या है कि एक जोश के साथ सब लोग आए और यही अच्छा लगता है। देश के आन बान शान को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आप बाइक पे हैं या फिर कहीं भी है, आप प्लीज बाइक सेफ चलाएं और हेलमेट का यूज करें और जितना ज्यादा हो सके हर घर तिरंगा भारत रैली हर जगह, हर देश के हर एक कोने में इसको प्रमोट करें, तिरंगे को प्रमोट करें। हमारा भारत ही हमारी शान है, हमारे तिरंगे से हमारी जान है। जय हिंद, जय भारत। और तिरंगा यात्रा का क्या संदेश है? तिरंगा यात्रा का संदेश यही है कि सब ऐसी यात्राएं होनी चाहिए ताकि हमारे देश की यूनिटी पता लग सके। हमारे देश में कितने लोग हैं जो हमारे तिरंगे को सपोर्ट करते हैं, पता लग सके। अनेकता में एकता जो भारत का मूल सिद्धांत है उसको साथ लेकर क्या महिला क्या पुरुष सभी देश के जवान तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिला प्रशासन ने सोनमर्ग के सुरमई मैदानों में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये रैली सोनमर्ग के मुख्य बाजार से शुरू हुई और थजवास ग्लेशियर पर समाप्त हुई। इस रैली ने सोनमर्ग की मनोरम पृष्ठभूमि में देशभक्ति का जीवंत प्रदर्शन किया। हर घर तिरंगा 2025 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2022 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का चौथा संस्करण है। ये हर भारतीय में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का एक जन आंदोलन है। तिरंगे की भावना से जुड़ी हमारी साझा पहचान, स्वतंत्रता और एकता का उत्सव है। ये अभियान अब एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया है जिसमें पूरे भारत और दुनिया भर के भारतीयों की भागीदारी समाहित है। देश की आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पूरे गौरव और सम्मान के साथ देश भर में हर घर पर फहराया जाए। इसी उद्देश्य से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम में स्वच्छ कार्यों, नागरिक गौरव, स्वच्छता अभियान और हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता पर जोर दिया गया है। इस अभियान में तिरंगा से प्रेरित कला प्रदर्शनियां, पुलिस कर्मियों, सैनिकों को राखी और पत्र भेजना, माईगॉव पर प्रश्नोत्तरी, सार्वजनिक भवनों पर रोशनी, रैलियां, तिरंगा यात्राएं और मानव श्रृंखलाएं, घरों, स्कूलों, संस्थानों, अमृत सरोवरों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण, देशभक्ति फिल्म प्रदर्शन सहित कई प्रेरक कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं। सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया है और इसके साथ साथ में
माईगॉव के युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 1.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। इसके ठीक साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसकी थीम है स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। इस दौरान तमाम मंत्रालय, विभाग और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पूरे जोश के साथ इस मुहिम को सफल बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर में हर घर तिरंगा को लेकर जोश इतना हाई है कि 5 लाख लोगों ने स्वयं को वॉलंटियर के रूप में पंजीकृत किया है। तो आप भी देश के गौरव और सम्मान से जुड़ें और तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि आगामी 15 अगस्त को सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड के कार्यालय से जारी संदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है और इसे सभी धार्मिक स्थलों पर ध्वज फहराकर मनाया जाना चाहिए। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से सहयोग लेने की अपील की है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR पर सुनवाई से पहले कहा कि मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। ये भी कहा कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में जगह पाने से वंचित नहीं रहेगा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने के लिए वो बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोग पर लगाए गए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने गरीब, वंचित, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के मताधिकार से खिलवाड़ के षड्यंत्र के आरोप को निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राष्ट्रीय जनता दल की एक पोस्ट को साझा करते हुए बताया कि आयोग ने अपनी जांच में पाया कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का आरोप जांच में निराधार और भ्रामक पाया है। निर्वाचन आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। आयोग के अनुसार ये सभी दल पिछले 6 साल से पूरी तरह निष्क्रिय थे और 2019 के बाद एक भी चुनाव नहीं लड़े। जांच में इन दलों का कोई भी दफ्तर अस्तित्व में नहीं पाया गया। ये कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की गई है, जिसका मकसद केवल कागजों पर चल रहे दलों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इस कदम के बाद अब देश में गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या घटकर 2520 रह गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 6 वर्ष में कम से कम एक चुनाव लड़ना अनिवार्य है। बात करते हैं संसद की।
संसद के दोनों सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सकते हैं। लोकसभा की बात करें तो यहां भारतीय पतन विधेयक और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इन विधेयकों को पारित करा लिया जाए। भारतीय पतन विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानून की मजबूती और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। विधेयक में समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक के माध्यम से इससे संबंधित साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। खनन क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज लोकसभा से कल पारित 2 खेल विधेयकों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। सरकार की ओर से आज इन दोनों विधेयकों को पारित कराने की कोशिश होगी। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। विधेयक में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित हर खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना का प्रावधान करता है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही ये विधेयक खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करने और उनके परीक्षण, प्रवर्तन और उल्लंघन से संबंधित निर्णयों के लिए एक संरचना प्रदान करने का भी काम करेगा। बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। धराली में आई आपदा ने क्षेत्र के भूगोल को ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों के जीवन यापन के साधनों को भी छीन लिया है। वहीं कुछ लोग अभी भी अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। गीतांजलि और तनिष्क इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि गीतांजलि और तनिष्क इनका धराली में रिजॉर्ट था और जिस समय आपदा आई थी उस समय ये लोग वहीं थे। अभी ये लोग सुरक्षित यहाँ पर पहुँच गए उत्तरकाशी में, लेकिन इनके परिवार के कुछ लोग अभी भी धराली में हैं। आप बता पाएंगे क्या स्थिति थी उस समय जब ये पूरा का पूरा मलबा और ये पानी आया था? हम बता नहीं सकते कि एकदम से जो फ्लड आया उसमें सब लोग वहाँ से सीटियाँ मार रहे, सब लोग चिल्ला रहे थे और जितने घर वाले थे, गांव वाले थे, उनको खुद समझ नहीं आया। हबड़ा दबड़ी में जो जहाँ भाग सका, जिसने जो जगह देख सकी वो वहाँ भागा। जैसे ही हमें कुछ पता चला हमने फ़ोन ट्राई किए कि कोई तो वो होगा। नीचे रिजॉर्ट में काफ़ी स्टाफ थे, हमने उन्हें ट्राई किया, उनको पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि अभी हम सेफ़ है, लेकिन हमें खुद हमने उन्हें कहा तुम सीधा मुखवा की तरफ भागो। हम जो भी बाकी लोग थे, हमारे घर के लोग थे, जितने भी गाँव वाले थे, वो सब जंगल की तरफ भागने लगे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया जब तक पहला वो आया। जब बाद में आता गया तब पता चला कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। जो हमारा रिजॉर्ट था, बगीचे थे, घर था, वो कुछ भी नहीं बचा है। जो बचे भी हैं उनमें सब कुछ मलमा है, तो वो किसी काम की नहीं रह चुके। अब हम किसके पास जाएं, क्या करें? हमारे पास तो रहने को घर तक नहीं रह गया। दूसरा, अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी और कौन लोग हैं वहाँ पर आपके, और आपकी बात हुई उनसे? सर किसी से कोई बात नहीं। जो लास्ट हमारी बात हुई थी वो 2:30 बजे हुई थी उनसे बात, तो उन्होंने कहा कि हम जंगल की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारी ना उनसे कोई बात हुई, ना हमें कोई लिस्ट में उनका नाम मिला, ना किसी से कोई कॉन्टैक्ट हो। हमने हर जगह पता करा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। अभी जैसे यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, अभी 300 के करीब लोग हैं। आईजी बोल रहे हैं कि शायद आज शाम तक जितने भी लोग वहाँ पे होंगे उनको सुरक्षित ले आएंगे, क्योंकि मौसम भी पिछले 2-3 दिन से ख़राब चल रहा था। आप बताएं कौन रिलेटिव थे वहाँ पे? वहाँ मेरी मामी और मेरा भाई था। तो लास्ट टाइम तो उनसे वही बात हुई थी कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा हो गया। उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही धराली है जहाँ हम रहते थे। ये आपने देखा कि ये लोग धराली में थे और जिस समय मलबा आया था, अभी सुरक्षित ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। इनके परिवार के कुछ और लोग हैं जिनसे इनकी बात भी हुई है और जैसा कि पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि अभी 300 के करीब लोग हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जितने भी लोग हर्षिल, धराली या गंगोत्री में होंगे उनको जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल कर उत्तरकाशी पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी।
तो अभी भी लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। बात करें बिहार की, तो बिहार में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 12 जिले के 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात हैं। वहीं शासन और प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तत्परता से जुटा हुआ है। कई स्थानों पर कैंप और सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई है। वहीं रविवार को पानी में डूबने से 19 लोगों की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो दिल्ली एनसीआर में रात भर से लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसकी वजह से कई जगह पर पानी भरने की समस्या पैदा हो गई है। और चिप बनाने वाली अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां एनवीडिया और एएमडी अब चीन में चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगी। ये समझौता ट्रंप सरकार के साथ किया गया है। इस समझौते में कंपनियों के सामने शर्त रखी गई थी कि अगर वे चीन में अपनी हाईटेक चिप्स बेचती हैं तो उन्हें अपनी बिक्री का कुछ हिस्सा अमेरिका की सरकार को देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते की वजह से इन कंपनियों की चीन में बिक्री पर कंट्रोल भी लगाया जा सकेगा और सरकार को भी मुनाफा होता रहेगा। अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने इस चिप की चीन में बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस सौदे के तहत बिक्री की इजाजत मिल गई है। और बिहार की राजधानी पटना में अशोक राजपथ पर राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है। अब पहली बार पटना में 3 लेयर में गाड़ियां दौड़ेंगी। देखिए पटना से डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक की एक खास रिपोर्ट। अभी हम गांधी मैदान के टेम्पो स्टैंड पे हैं। आप देख सकते हैं कि टेम्पो स्टैंड राइट साइड में आप देखिए कि टेम्पो स्टैंड है वहां पर, और पहले इस ओवर ब्रिज बनने के पहले, यानी इस डबल डेकर ब्रिज बनने के पहले एकदम यहाँ पे असमंजस की स्थिति होती थी। काफी जाम होता था, एक टेम्पो या एक ऑटो को निकलने में काफी समय लगता था, और परेशानी टेम्पो चालकों को भी थी और आम जनता को भी थी जो यात्रा करते थे। और ये जो छोर है ये आपको पहुंचाएगी बीएड कॉलेज, सिविल कोर्ट, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी, गुरुद्वारा साहिब, सब्जी बाग, जीएम रोड, मखनिया कुआ। पहले जो है कि नीचे से जाते थे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता था साइंस कॉलेज जाने में। ट्रैफिक बहुत जाम रहता था, इधर उधर गड्ढा गुड्डी है, घंटों रुकना पड़ता था, वक्त बर्बाद होता था। अब पुल बन जाने से जो है 5 से 6 मिनट में बस से जो है पहुंच जा रहा है साइंस कॉलेज। इससे आसानी है, भाड़ा भी कम है। ये सर डबल डेकर पुल बनने पर तो ये पहले ही साफ दिख रहा है। पहले ये ऐसा होता ही नहीं था, यहाँ सब पे पानी जमा हुआ होता था। डबल डेकर पुल बन गया तो आने जाने में तो लोगों की सुविधा हुई है, मतलब आराम से आ जाते हैं, चले जाते हैं। पहले इस पर जाम बहुत होता था, ट्रैफिक में आप परेशान हो जाइएगा। गर्मी के दिन में तो मतलब पसीना ही पसीना। और अगर आपको पहुँचना हो, जैसे कि बगल में हॉस्पिटल है, कोई इंसान हॉस्पिटल इमरजेंसी में ही निकलेगा, इमरजेंसी में निकलता है, जाम में फंस जाता है। इससे जनता को जाम से राहत मिली है। पहले जाम लगा रहता था, पूरा रोड कतारबद्ध गाड़ी लगा रहता था, इससे जाम से राहत बहुत हुई है। और जनता को ये मॉडर्न ज़माने में ये बहुत सुविधा है, इससे अभी जाम कभी नहीं लगेगा। और 2 तरह से रोड है, नीचे इधर से भी होगा लेफ्ट से और राइट से, अब ऊपर से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। मतलब पहले लगता था आधा घंटे की पटना गांधी मैदान जाने के लिए, यहाँ से पीएमसीएच से पटना गांधी मैदान जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था भीड़ के कारण। आप 5 मिनट में जा सकते हैं। डबल डेकर पुल पटना वासियों के लिए लाइफ लाइन बना हुआ है। पहले अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज से गांधी मैदान जाते थे तो 45 मिनट का वक्त देना पड़ता था, लेकिन अब हम 5 मिनट में इंजीनियरिंग कॉलेज से गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर शीघ्र ही मेट्रो का परिचालन पटना शहर में हो रहा है। मेट्रो के परिचालन के बाद पटना शहर भी स्मार्ट सिटी की श्रेणी में पूर्णतः आ जाएगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना।
खेल जगत का रुख करते हैं। भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं की 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजान फेथ कोलाडो को 2-0 से मात दी। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का कोई पदक पक्का हुआ है। आज होने वाले फाइनल में नम्रता का सामना चीन की मेगयू चेन से होगा। और समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।